जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोगों को हिंदी का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और ये हमारी जो 13वीं नंबर क्लास हो चुकी है और ये हमारी 14वीं नंबर की क्लास है। तो हम आप लोगों को बता दें, ये जो हम क्लास ले रहे हैं तो ये क्लास जो सीटेट दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, 14 दिसंबर को सीटेट का एग्ज़ाम, तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपरों का रिवीजन करा रहे हैं। आप लोगों को बता दें फटाफट आप लोगों को क्या क्या करना है। आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा। किसका? यूथ का। और उसी यूथ के प्रैक्टिस सेट में आप जो सीटेट के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन क्वेश्चन पेपरों को आप लोग हल कीजिएगा और सभी पेपरों को लगाइएगा आप लोग, और वही क्वेश्चन पेपर हम आपको यहाँ पर रिवीजन कराएंगे अपनी क्लास में। और यहाँ पर क्या रहता है, जो डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं उन डिफ़िकल्ट पॉइंटों का हम डिस्कशन करते हैं और आपको एक ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन हल करने का तरीका बताते हैं आप लोगों को। आप लोग जब क्लास लीजिएगा, क्वेश्चन को लगाइएगा, 2-3 क्लास लेंगे तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इस क्लास की महत्वपूर्णता क्या है, इम्पोर्टेंटता क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी अगर आप इस चैनल से नए जुड़े हों और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइएगा दोस्तों, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन नंबर 1 से 14 आपको दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन इससे पहले जो हमने 13 क्लासें करा दी हैं उन 13 क्लासों में हमने इतने क्वेश्चन 1 से 13 नंबर क्वेश्चन तक करा दिए हैं और ये जो 1 से 14 नंबर क्वेश्चन है ये हमारी आज की 14वीं क्लास के अंतर्गत है। तो दोस्तों आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 14 हमारा क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 14 क्या कह रहा है आइएगा देखते हैं। एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश दायरे में आता हो। ठीक है, बच्चा की एज आप लोग समझ सकते हैं 3 साल है, यानी कि जो 3 साल का बच्चा है तो बच्चा छोटा ही है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक, तो एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके, अब दायरे के अंतर्गत क्या, दायरे से पहले आपको भरना है सामाजिक, ए ऑप्शन, बी भावनात्मक, सी सांस्कृतिक और डी संज्ञानात्मक। तो इसमें क्या इसके अंतर्गत आ सकता है? 3 साल का बच्चा है, फटाफट आप लोग दिमाग लगा के और इसका आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 14 तो इसमें हो जाएगा संज्ञानात्मक। क्या हो जाएगा? संज्ञानात्मक हमारा राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञानात्मक। एक बार कलर चेंज करते हैं। ठीक है, तो संज्ञानात्मक कैसे? 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर बातचीत की जा सकती है जो उसके संज्ञानात्मक दायरे में आता हो, क्योंकि बच्चे के संज्ञानात्मक दायरे में बातचीत करने से उनका रुचि विषय के प्रति बढ़ती है। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, जो जीन पियाजे जी थे तो उन्होंने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। आप लोगों को अच्छे से पता है, जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, तो वो छोटा बच्चा है, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बच्चा छोटा है तो उसे सामाजिक सांस्कृतिक से कोई मतलब है नहीं, उसके अंदर कोई भावनात्मक कोई मतलब है नहीं, तो यानी कि छोटा बच्चा है तो उसके संज्ञानात्मक से मतलब है। आइएगा, क्वेश्चन नंबर 1 से 15। क्वेश्चन नंबर 1 से 15 हमारा क्या कह रहा है। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के लंबे लंबे वाक्यों से घबराते नहीं हैं। कोई ऐसे कहानी तो सभी लंबी होती हैं, तो लंबी लंबी कहानी, तो वही बात यहाँ पर हो रही है। कहानी सुनते समय बच्चे कहानी के जो लंबे लंबे वाक्य होते हैं से घबराते नहीं हैं। बशर्ते वाक्य क्यों नहीं घबराते हैं? ए ऑप्शन सार्थक तथा मज़ेदार हों, बी जोर से बोले गए हों, सी पहले से सुने हुए हों
और डी सीधे व सरल हों। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं जो मज़ेदार चीज़ें होती हैं तो बच्चे उन्हीं को तो सुनते हैं, चाहे वो कितनी भी लंबी क्यों ना हो। तो पहले ही ऑप्शन में मुझे इसका आंसर मिल गया। सार्थक हो यानी कि सरल, एकदम सीधी सरल भाषा में हो और मज़ेदार कहानियाँ हों। तो उसको क्या है, बच्चे बहुत ही, चाहे कितने भी लंबे लंबे वाक्य हों, बच्चे उनको सुनते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 और 1 से 16वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण में बाल साहित्य का प्रयोग किए जाने के पक्ष में सर्वाधिक ठोस तर्क है बाल साहित्य। ठीक है, तो ए ऑप्शन, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। बी, यह पाठ्य पुस्तक से बेहतर होता है। सी, इन्हें पढ़ाना पुस्तक से बेहतर होता है। और डी, इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है। तो 1 से 16 नंबर क्वेश्चन फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो क्या कह रहा है इसका आंसर 1 से 16वां नंबर का, तो ये हमारा हो जाएगा, इनका प्रयोग बच्चों के भाषा अनुभवों को विस्तृत करता है। ठीक, अब बचे हुए 3 ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। यह पाठ्य पुस्तकों से बेहतर है, ऐसा तो नहीं है भाई, ये तो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही है बाल साहित्य। इन्हें पढ़ाना पुस्तक से बेहतर होगा, ऐसा भी नहीं है। और इन्हें पढ़ाने में शिक्षक को मज़ा आता है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो देखो जो क्वेश्चन का आंसर होता है वो अलग से मालूम पड़ जाता है कि ये क्वेश्चन का आंसर है, पहले से ही वो बता देता है कि हम क्वेश्चन के आंसर हैं। बस आप लोग क्या 1-2 बार तो पढ़ सकते हो ऑप्शनों को, 4 ऑप्शनों को पढ़िएगा तो आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 से 16 हो गया हमारा। अब 1 से 17 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्राथमिक स्तर पर यानी कि बच्चा छोटा है तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत बातचीत एक महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि ए ऑप्शन, बच्चों को बातचीत करना अच्छा लगता है। बी, बातचीत शिक्षण का अनिवार्य अंग है। सी, हमारी पाठ योजना में पहले से ही प्रभावित है। डी, यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का एक आधारभूत माध्यम है। आइएगा दोस्तों, आप लोग जैसे बच्चा छोटा है तो भाषा शिक्षण के अंतर्गत आप आपस में बातचीत करने को कहो तो वो एक जो बातचीत का जरिया है वो महत्वपूर्ण उपकरण बताया गया है, महत्वपूर्ण। तो 1 से 17 नंबर क्वेश्चन का आप लोग इसका जवाब दीजिएगा मुझे। तो जो सबसे बड़ा आपको दिख रहा है भाई इसका आंसर है, यानी कि यह सीखने और सीखी हुई बातों को सुदृढ़ बनाने का आधारभूत माध्यम है। बच्चे थोड़ी बहुत भाषा बोल लेते हैं और आपस में क्या है, जब आपस में चर्चा होगी, आपस में बातें करेंगे तो क्या होगा कि जो उनकी सीखी हुई भाषा है, जो बोलते रहते हैं, तो वो भाषा उनकी सुदृढ़ होगी। तो यानी कि हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 18 हमारा क्या कह रहा है। उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। तो 6 to 8 का क्वेश्चन है ये। तो यानी कि उच्च माध्यमिक की जब बात कर रहा है, स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचना को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है। ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। बी, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। सी, अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना। और डी, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना। तो कौन सा ऑप्शन सही है, क्या उद्देश्य है इसका। जो उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में जो हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा फटाफट आप लोग बताइएगा। तो हमारा इसका आंसर चला जाएगा बी, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना। ठीक है भाई, हमको अन्य भाषाएं भी तो जाननी है, ऐसा तो नहीं है कि इसे नहीं जाननी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, तो
प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे ए लिखी छपी सामग्री को बोलकर पढ़ सकें, बी अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें, सी शब्दों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें और लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। बात प्राथमिक स्तर की हो रही है, बच्चा छोटा है, तो आप लोग बताइएगा इनमें से बच्चा क्या कर सकता है, क्या उसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 1 से 19, तो इसका हमारा हो जाएगा डी। देखो बच्चे छोटे हैं तो भाई ज़रूरी नहीं है कि कक्षा एक का बच्चा पढ़ सके। बताओ पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है। तो जो लिखी छपी सामग्री को बोल बोल कर पढ़ सके तो ऐसा तो है नहीं, पढ़ भी सकता है कोई, नहीं भी पढ़ सकता है, तो ये हमारा कन्फर्म नहीं होगा। अक्षरों को जोड़ जोड़ कर, भाई जब नहीं पढ़ेगा तो अक्षरों कहाँ से नहीं पढ़ पाएगा कक्षा 1 का बच्चा, तो अक्षरों को कहाँ से जोड़ेगा वो। तो हमारा ये भी शब्दों को, ये भी गलत, तो हमारा डी ऑप्शन बचा हुआ है, यानी कि जो लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सके। भाई सामग्री जो मतलब अक्षर, या देखो छोटे बच्चे की आपने देखा होगा जो बुक रहती है तो उसमें कहीं हाथी घोड़ा ये सब ऐसे, डॉग की स्पेलिंग है तो DOG डॉग लिखा होगा और उसके आगे कुत्ता का चित्र बना होता है। तो वो तो DOG डॉग ये तो नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो समझ जाते हैं कि ये कुत्ता है, तो कुत्ता की यही मीनिंग है, ठीक है। तो उनको जो चित्र रहता है वो ज़्यादा दिनों तक याद रहता है, ठीक। तो वही इसका कह रहा है कि लिखी छपी सामग्री का अर्थ समझ सकें। कुत्ता सामने छपा हुआ है तो वो समझ जाएंगे कि इस कुत्ते की ही स्पेलिंग लिखी है, ठीक है दोस्तों। आइएगा, देखो इसी तरह से आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ के क्वेश्चनों का आंसर दीजिएगा, और ऐसे ही CTET में आप ऐसे ही आंसर क्वेश्चन आते हैं, कोई इसमें ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, और टफ क्वेश्चन रहते हैं, बस आप ऑप्शनों को काटना सीखिएगा। अगर ऑप्शन को आप लोग काटना सीख गए तो फिर कोई क्वेश्चन टफ ही नहीं रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 120, सिद्धार्थ की माँ ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में ही एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का जो भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कह सकेंगे। सिद्धार्थ की माँ है वो ये बोल रही हैं, घर में उसके 4-5 जो भी बच्चे हैं कि बोल रहे हैं कि एक ही भाषा का, आप एक ही भाषा बोलो, एक ही भाषा के बारे में बात करने के लिए कह रही हैं। तो ए ऑप्शन क्या है, वे सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है। बी ऑप्शन हमारा है, वे सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। सी, वे भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती है। डी, वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही है। फटाफट दोस्तों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 20 का तो आप लोग समझ सकते हैं, जब एक ही भाषा पे जोर दिया जा रहा है कि घर में कि एक ही भाषा पे मतलब सब लोग बातचीत करें, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा ये है कि वे सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं। भाई अलग अलग भाषाएं बोलिएगा, एक अगर हिंदी बोल रहा है, दूसरा अगर इंग्लिश बोलना चाहता है तो वो इंग्लिश भी बोले। जब वो इंग्लिश बोलेगा तो और भी जो घर में उसके होंगे तो उस पर उन लोगों पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा बोलने में, तो वो लोग भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। तो हमारा यही ऑप्शन सही बैठ रहा है कि वह सिद्धार्थ को जो समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं, ठीक। डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। आप लोग समझ सकते हो, देखो इसमें समझने की कोई ज़्यादा वह नहीं है कि सिद्धार्थ की माँ अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है, क्या किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें। अरे भाई एक ही भाषा का प्रयोग करेंगे, अगर कोई हिंदी बोल रहा है तो वो फिर भाई जाहिर सी बात है, चलो हिंदी बोली जा रही है हमारे यहाँ पर तो वो सब हिंदी जानेंगे। कोई अगर उसका बच्चा थोड़ा पढ़ने में होशियार है, हिंदी संस्कृत बोलना चाहता है तो उससे भी बोलने दीजिएगा, भाई उसका संस्कृत का भी विकास होगा, इंग्लिश का भी विकास होगा, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 से 21 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 से 21 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। किसके अभाव में, 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, किसके अभाव में हम नहीं पढ़ सकते हैं, उन ऑप्शनों को आप लोग बताइएगा। ए, 12 खड़ी से परिचय, बी, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, सी, अक्षरायुक्त संयुक्त अक्षरों की पहचान, और डी, लिपि से परिचय।
इन चारों में से क्या चीज़ नहीं अगर हो तो आप नहीं पढ़ सकते हो। बताइएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 121 फटाफट आप लोग इसका आंसर दीजिएगा। तो लिपि से परिचय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लिपि से आप परिचित नहीं हो तो लिपि के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। ठीक है, तो लिपि का मतलब आप लोग सभी समझते हैं। तो लिपि से परिचय के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं। शेष सभी पठन क्रिया में आंशिक भाग को प्रभावित करते हैं। लिखित भाषा का आधार लिपि है। लिपि से अपरिचित रहकर पढ़ना लिखना संभव नहीं है। जैसे कि आप लोगों को बता दें कि हर एक भाषा की कुछ न अपनी अपनी लिपि अलग अलग होती है, हर एक भाषा की। ठीक है, तो लिपि के बारे में आप लोगों को अच्छी बात, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा लिपि से परिचय। और जैसे हमारी हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी लिपि, मराठी भाषा की भी देवनागरी लिपि है। ठीक है, तो जैसे ये अलग अलग भाषाओं की अपनी अलग अलग लिपि होती है। ठीक, अगर वो लिपि ही ज़रूरी है, लिपि अगर नहीं है तो हम लोग पढ़ लिख नहीं सकते हैं। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 से 22 पे आते हैं। और अभी तक आपने अगर क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा के रखिएगा। हम आप लोगों को बता दें, ये जो हम आप लोगों को जो क्लास ले रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है आप लोगों के लिए। आप चाहे देखो नोट्सों से आप कितना भी पढ़ लो, नोट्सों से आप कितना भी जी जान लगा के पढ़ लो, लेकिन आप नोट्सों से सीटेट नहीं निकाल सकते हो। नोट्सों से सीटेट क्यों नहीं निकाल सकते हो? क्योंकि जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोग समझ सकते हैं कि नोट्सों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। और सीटेट वाला कभी भी जो आप रट के जाते हो वो क्वेश्चन ही नहीं आते हैं। सीटेट वाला हमेशा आपकी क्या सोच है, वो सोच पे डिपेंड करता है हर एक क्वेश्चन का आंसर। और वो आप अपनी सोच को तभी विकसित कर सकते हो जब आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको एकदम ये आभास हो जाएगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इन क्वेश्चनों का मुझे किस तरह से आंसर देना है आप लोगों को अच्छे से पता चल जाता है। ठीक है, तो आप लोग देखो, हम जानते हैं बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 8-10 हज़ार रुपये दे करके कोचिंग का बैच खरीद लिया है और नोट्स खरीद लिए हैं। अब देखो कम टाइम है, 2 महीने का टाइम आप लोगों को मिला है, तो कम टाइम में आपको कोचिंग वाला नोट्स ही देख सकता है। नोट्स ही देगा, ना कि वो आपको लिखा पढ़ा पाएगा। नोट्स दे के कहेगा जाए घर पे याद करो। तो देखो मैंने एक बहुत ही अच्छा तरीका आप लोगों को सीटेट निकालने का बहुत अच्छा तरीका बताया है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का यूथ का प्रैक्टिस सेट लेके आइएगा, उसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो आप लोग वहाँ पर उन क्वेश्चनों पेपर को पढ़िएगा घर पे आकर के। और वहाँ देखो कुछ डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं, अभी आप नए हो, पहली बार आपने सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो, तो डिफ़िकल्ट पॉइंट बहुत होते हैं साइकोलॉजी फैक्ट में बहुत ज़्यादा। तो आप लोग उन फैक्टों को जो डिफ़िकल्ट पॉइंट होते हैं उनकी आप टेंशन छोड़िएगा, वो मुझ पे छोड़िएगा। तो हम क्या करते हैं कि क्वेश्चन कराते हैं और उसका जब जवाब देते हैं तो जो डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं उसका हम डिस्कशन अच्छे से कर देते हैं। और इसमें क्या है दोस्तों कि जो डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं साइकोलॉजी के अंतर्गत, तो पेडागॉजी टाइप क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें जो डिफ़िकल्ट पॉइंट रहते हैं अगर उनका आप लोगों को अर्थ मालूम है डिफ़िकल्ट पॉइंटों का जो ठीक है, अगर अर्थ मालूम है तो आप क्वेश्चनों का आंसर एकदम चुटकी में दे सकते हैं। अगर अर्थ आपको मालूम नहीं है फिर तुक्का लगा कर आप अच्छा या ख़राब कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको उधर भी पढ़ना ज़रूरी है और हमारे पास भी पढ़ना बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बस हम देखो डिफ़िकल्ट पॉइंट ही हम आपको बताएंगे, क्वेश्चन करने का तरीका बताते हैं, कौन कौन से नेगेटिव पॉइंट रहते हैं, कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सी बातों को हम क्लास में बताते रहते हैं अपनी। तो अगर आप इतना सब कुछ करेंगे, 14 यानी कि 14 दिसंबर को एग्ज़ाम है और आप लोग 12 या 13 दिसंबर तक आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिएगा, तो आपका 100% 120 प्लस क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से 22 हमारा क्या कह रहा है, भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण यह है कि वह ए ऑप्शन पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दें, बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें, सी पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें, और डी पाठ्य पुस्तक को ही आकलन का एकमात्र आधार मानें। भाषा शिक्षक की भूमिका में महत्वपूर्ण है,
क्या भूमिका में महत्वपूर्ण है, आप लोगों को वो चीज़ बतानी है। क्वेश्चन नंबर 122 आप लोगों के सामने है, तो जाहिर सी बात है इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक की सीमा से स्वतंत्र होकर के विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग को महत्व दें। पाठ्य ये यही नहीं कि जो हमारा भाषा है वो पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत ही हम उसको सीमित रखें, नहीं, हम इसे बाहर भी ला सकते हैं विभिन्न संदर्भों में, अलग अलग कार्यों में। ठीक है, तो अलग अलग कार्यों में विभिन्न संदर्भों में भाषा को महत्व दें, तो हमारा ये। अब देखो ए ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्यों हमने इसे काटा है। पाठ्य पुस्तक को समय सीमा के भीतर पूर्ण करा दें। अरे कहने का मतलब ये, आपका जो सिलेबस है और जो टाइम पे दिया गया है कि इतना टाइम तक सिलेबस कंप्लीट होना है, तो आपने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, तो इससे क्या भाषा का विकास हो गया? नहीं हुआ। और सी ऑप्शन, पाठ्य पुस्तक आधारित आकलन के स्थान पर स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न तैयार करें। स्वयं बहुविकल्पी प्रश्न, तो इससे भाषा का विकास होगा नहीं। जब तक अलग अलग संदर्भों में हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, तब तक मेरी भाषा का विकास नहीं हो सकता है। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123, और बहुत देर से हम इस क्वेश्चन का इंतजार कर रहे थे। जब हम क्वेश्चनों को तैयार कर रहे थे तभी हमने आपको बताया, मन में ये देखा था, सोचा कि त्रिभाषा जो वाला जो सूत्र है उसके बारे में हम आप लोगों को बताएंगे। तो त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। ए ऑप्शन राजभाषा के रूप में, बी सह राजभाषा के रूप में, और सी राष्ट्रभाषा के रूप में, और डी शास्त्रीय भाषा के रूप में। भाषा कैसी है? त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान है। त्रिभाषा मतलब जाहिर सी बात है उसके अंतर्गत 3 भाषाएं होंगी। त्रिभाषा के अंतर्गत 3 भाषाएं होंगी। 3 भाषाओं में से एक भाषा हमारी हिंदी है, तो उस वो क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि उस हिंदी भाषा का स्थान किसके रूप में है? राजभाषा के रूप में है, या बी ऑप्शन सह राजभाषा के रूप में है, और सी राष्ट्रभाषा के रूप में, या डी ऑप्शन शास्त्रीय भाषा के रूप में। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 123, इसका आप लोग आंसर दीजिएगा। तो हिंदी का जो स्थान है त्रिभाषा सूत्र में, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, राजभाषा के रूप में। ठीक है, कौन सा हमारा? राजभाषा के रूप में, न कि राष्ट्रभाषा के रूप में। त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का स्थान राजभाषा के रूप में अनुच्छेद 343A फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। सन 1968 ईस्वी में त्रिभाषा सूत्र लागू किया गया था। कब? 1968 में। इसके अंतर्गत मातृभाषा राजभाषा हिंदी और या 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में से एक तथा एक विदेशी भाषा आती है। कहने का मतलब मातृभाषा जो आपकी लोकल लैंग्वेज हो और हिंदी भाषा हो, और एक तीसरी भाषा रखी गई है विदेशी भाषा आती हो, वो त्रिभाषा। अब आप लोगों को बता दें कि त्रिभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है। तो यानी कि त्रिभाषा के अंतर्गत एक तो हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी आती है, और हिंदी के अतिरिक्त जो जहाँ पर भी बच्चा रहता है उसकी जो लोकल लैंग्वेज होती है, ठीक है, उस जो जिस स्थान पर जो भाषा बोली जा रही है वो, और हिंदी, और एक कोई विदेशी भाषा। विदेशी भाषा भाई अपनी इंग्लिश अंग्रेजी हो, फारसी हो, अरबी हो, ये विदेशी भाषा हमारी होगी, एक उसका ज्ञान। तो यही हमारी त्रिभाषा के अंतर्गत आता है। और जो हिंदी का स्थान है त्रिभाषा में, वो राजभाषा के रूप में है। आइएगा दोस्तों 124, क्वेश्चन नंबर 124 हमारा क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। क्या मुख्य उद्देश्य है? ए ऑप्शन 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना, 4 अक्षर वो शब्द पढ़ लिख लेना। बी ऑप्शन पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, और सी ऑप्शन है दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, और डी वर्णमाला को क्रम से याद करना। और स्तर कैसा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? अब आप लोगों को बता दें कि अभी तक हमने हिंदी की 14 क्लास में, ये 14वीं चल रही है हमारी, 13 क्लास में करा दी हैं, और ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आ चुका है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन यही है दोस्तों, लेकिन इसके जो ऑप्शन हैं वो बार बार बदलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं।
तो इसलिए हम आप लोगों से कह रहे हैं, अब इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। क्या आपको जो नोट्स वाला जो टीचर है, क्या आपको ऐसे नोट्स में देगा, क्या नहीं देगा दोस्तों? यही चीज़ नहीं पढ़ाएगा वो। तो क्वेश्चन नंबर 124, तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि दूसरों की बातों को, बिल्कुल बात सही है, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, बिल्कुल बात सही है। जब कोई सामने वाला बोल रहा है, यानी कि टीचर ही बोलेगा, टीचर बोले या कोई और हमसे बड़ा बोले, भाई जो मुझे सही बात बता रहा है, तो हम सबसे पहले अगर चलो ठीक है कक्षा में टीचर पढ़ा रहा है, तो मुझे टीचर की बात को पहले बहुत ही ध्यान से सुनना है, और उसकी बात को सुनने के बाद हम जब उसकी बात को समझ लेंगे और फिर हम कुछ न कुछ उसके बारे में हम भी कहेंगे, यानी कि टिप्पणी देंगे। ठीक, तो यही है प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। आइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 125 हमारा क्या कह रहा है? हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि, हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि ए ऑप्शन गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा है, बी ऑप्शन गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती हैं, और सी ऑप्शन बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है, डी बच्चों को भाषा सिखाना ज़रूरी नहीं है। इसमें कुछ भी नहीं है, जो नेगेटिव पॉइंट है उन नेगेटिव पॉइंटों को आप लोग काटिएगा और पॉजिटिव पॉइंट को दोस्तों रखिएगा। आप लोग यहाँ पर क्या पॉजिटिव पॉइंट है आप लोग उसके बारे में बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 125 का हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जो गलतियां हैं वो सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसा ना समझे कोई अगर गलती कर रहा है, बच्चा, छोटा बच्चा गलती कर रहा है, तो वो पढ़ ही रहा है, वो गलती करना ही एक उसकी जो स्टडी का हिस्सा है, गलती करना स्टडी का हिस्सा है। ठीक, अब ऐसा नहीं है कि बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से भी सुधर जाती हैं, गलत बात। अगर कोई बच्चा गलतियां कर रहा है किसी भी पढ़ाई लिखाई को लेकर के, अगर वो ध्यान नहीं टीचर देगा, क्या वो गलतियां सुधर जाएंगी? नहीं सुधरेंगी जब तक टीचर ध्यान नहीं देगा। तो हमारा बी ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। जब सी ऑप्शन की बात करते हैं तो सी ऑप्शन हमारा कह रहा है बच्चों को उनकी गलतियाँ समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। गलत बात है, भाषा गलतियाँ हैं तो गलतियाँ समझाने चाहिए, तो वो बाधा नहीं है, उनकी बाधा को निपटान होगा जब आप उनकी गलतियों को समझाएंगे तब। और बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, डी ऑप्शन कह रहा है तो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। तो हमारे ये 3 ऑप्शन बिल्कुल गलत हैं, पढ़ने से भी आपको नज़र आ रहे हैं। लेकिन आप लोग एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि बच्चे जो गलतियाँ करते हैं तो उनके जो पढ़ते लिखते हैं उनका ही एक अभिन्न हिस्सा है गलतियाँ करना। और आप लोगों को बता दें कि आपके घर में छोटे छोटे बच्चे होंगे तो अगर वे ज़्यादातर आप लोग देखते होंगे कि वो दीवारों पर कुछ न कुछ चौक से कुछ न कुछ लिखते रहते हैं। कुछ भी चौक, पेंसिल, डॉट कुछ भी मिल जाए तो कुछ न कुछ बनाते रहते हैं, गोला गोला करके या कुछ भी बनाएंगे। तो आप लोग ये मत समझना कि ये क्या कर रहे हैं, दीवार ख़राब कर दी, नहीं, वो अपनी भाषा में उसे लिखते हैं। उससे क्या होता है, उनका जो कहते नहीं बच्चों का हाथ सदना, बच्चे ने हाथ साध लिया लिखने के लिए, तो उससे बहुत ही ज़्यादा उनका विकास होता है लिखने लिखाने में। अगर बच्चा आपकी दीवार बिगाड़ रहा है तो उसे बिगाड़ने दीजिएगा, क्योंकि वो भी एक पढ़ाई का, स्टडी का ही हिस्सा है। ठीक है, ये साइकोलॉजी कहती है। तो आप लोग साइकोलॉजी की बात को बिल्कुल मानिएगा, बिल्कुल सही बात होती है साइकोलॉजी की, क्योंकि वहाँ पर भी मनोवैज्ञानिकों ने प्रयोग करके ही ये सब बातें लिखी हुई हैं। 126 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक भाषा शिक्षक के रूप में पाठ पढ़ाने के उपरांत आप निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न को सर्वाधिक महत्व देंगे? तो ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है? गांधी जी के आचरण ने आदमी में क्या परिवर्तन ला दिया है? और बी ऑप्शन गांधी जी ने पुनः पुराने ब्लॉक में जाने का आग्रह क्यों किया है? सी गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है और क्यों? डी सत्याग्रही बंदियों को समाचार पत्र क्यों नहीं मिलते थे? तो अगर बड़े ध्यान से आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके, क्वेश्चन एक बार पढ़ लिया और ऑप्शनों को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आपका आंसर इसी
चारों ऑप्शनों में से एक आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन देखो बिल्कुल बहुत ही अच्छा है इसके लिए। क्या कह रहा है हमारा सी ऑप्शन, गांधी जी के जीवन व्यक्तित्व की किन विशेषताओं ने आपको प्रभावित किया है और क्यों। इसके अंतर्गत क्यों जब लग गया है तो बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं इस वजह से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं 127। भाषा की पढ़ाई, भाषा की पढ़ाई ए ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। जो भाषा की पढ़ाई है क्या भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। बी ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, समूची पाठ्य चर्चा में व्याप्त है। सी समूची पाठ्य चर्चा केवल एक हिस्सा है। और डी बेहद जटिल और संवेदनशील है। क्वेश्चन नंबर 127 भाषा की पढ़ाई के बारे में। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा समूची पाठ्य चर्चा में व्याप्त है। अब हमारा सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, सी ऑप्शन में उसने बोल दिया है समूची पाठ्यचर्या को केवल एक हिस्सा है। जो केवल वाला पॉइंट है तो ये नेगेटिव पॉइंट है। और जहाँ केवल से क्या होता है, जो बाकी होता है उसकी क्षमता उसी में उतनी सीमित हो जाती है, बाकी की क्षमता आगे नहीं रहती है। तो ये बिल्कुल जहाँ केवल लगा हुआ मिले उस ऑप्शन को आप काटिएगा। और बेहद जटिल ऐसा तो नहीं है दोस्तों, भाषा सीखना बेहद जटिल नहीं है। ए ऑप्शन भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, गलत बात। जो हमारी भाषा की पढ़ाई है क्या वो पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। क्या हम अपने घर परिवार पास पड़ोस समाज से क्या हम भाषा को नहीं सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। तो क्या पाठ्य पुस्तक से ही संभव है, तो इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो गया, गलत हो गया है। तो इस तरह से आप ऑप्शनों को काटना सीखिएगा। जब आप ऑप्शनों को काटना सीख जाएंगे तो जो आपका सही आंसर होगा वो आप बहुत जल्दी से आप निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 127 और इसका हमारा बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 128 और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। फटाफट आप लोग इसका सबसे पहले हम क्वेश्चन को आप लोगों को बताते हैं। तो ये क्वेश्चन सीटेट का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एमपी टेट का क्वेश्चन है, आप लोगों को दिख रहा है सामने से। और हमारा एक चैप्टर भी समाप्त हो गया है, आज एक चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। चैप्टर हमारा था दोस्तों भाषा अध्यापन के सिद्धांत। तो भाषा अध्यापन के सिद्धांत के अंतर्गत अभी तक जितने भी सीटेट ने क्वेश्चन पूछे हैं उन सभी क्वेश्चनों को हमने आज की क्लास में पूरा करा दिया है। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, भाषा शिक्षण का सरल उपाय है, क्वेश्चन नंबर 128। और कल से हम भाषा का कार्य, भाषा के कार्य से संबंधित जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम आप लोगों को कल से 15वीं नंबर की क्लास से स्टार्ट कराएंगे। तो फटाफट दोस्तों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। और अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो फटाफट क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोगों का भी हक थोड़ा बहुत बनता है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाषा शिक्षण का सरल उपाय है, क्या सरल उपाय है। ए, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। जो स्कूली जीवन है, बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको जो बाहर हमारा समाज है उससे भी जोड़ा जाए बच्चे के जीवन को। बी, पूरी तरह से रटा देना चाहिए। सी, शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए। और डी, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए। अब इसमें देखो आप लोग समझ सकते हो ये एमपी टेट का क्वेश्चन आया हुआ है, ये सी टेट का नहीं है, एमपी टेट का। और फिर भी आप लोग इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो आप इस क्वेश्चन के अंतर्गत जो नेगेटिव पॉइंट हैं उन नेगेटिव पॉइंटों को दोस्तों आसानी से काट सकते हो। नेगेटिव पॉइंटों को जब आसानी से आप काट दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आइएगा देखते हैं कौन सा इसका पॉजिटिव पॉइंट है। नीचे से हम जाते हैं। अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है भाई। छोटा बच्चा है, हिंदी उसकी लोकल लैंग्वेज है उसकी, पता नहीं कौन सी लोकल लैंग्वेज हो, वो सही से हिंदी भी नहीं बोलना जानता है तो क्या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग किया जाए उसकी शिक्षा में।
भाषा शिक्षण में गलत बात, तो ये तो बिल्कुल होना ही होना नहीं है। शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, यानी कि सी ऑप्शन ये कह रहा है कि क्लास के अंतर्गत शिक्षक को लगातार बोलने दिया जाए, बच्चे को मौका न दिया जाए, बच्चे को अवसर न दिया जाए। बल्कि जबकि हमारा जो सीटेट है और या जो हमारा जो साइकोलॉजी है वो ये कहती है कि हमेशा आप लोग बच्चों को बोलने का, पढ़ने लिखने का, हर चीज़ का सबसे पहले बच्चों को अवसर दो। तो ये तो सरासर बिल्कुल गलत हो रहा है उसके हिसाब से हमारा सी ऑप्शन, और पूरी तरह से रटा देना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि पूरी तरह देखो, रटने लिखने पढ़ने ज़्यादा, किसी कार्य पर ज़्यादा करने पर बल देना, ये सब नेगेटिव पॉइंट हैं बच्चे के लिए, ठीक है। तो ये हमारा बी ऑप्शन भी गलत हो गया है। अब हमारा बचा है ए, स्कूली जीवन को बाहर के जीवन से जोड़ा जाए। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा फैक्ट है ये, बिल्कुल बात सही है। बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, उसके स्कूली जीवन को आप बाहर से भी जीवन की जोड़िएगा, क्योंकि स्कूल में भी भाई पढ़ने लिखने का काम करेगा, और जो सामाजिक चीज़ें हैं वो समाज में रहेगा, तो वो बाहर से सीखेगा, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 से 28 का ए इज़ द राइट आंसर। दोस्तों इसी तरह से आप लोग इन ऑप्शनों को काटना सीखिएगा। और यही नहीं, हम देखो 3 प्रैक्टिस सेट लगातार हम चला रहे हैं। अभी एक 2 दिन से अभी नहीं, थोड़ा काम था मेरे पास में, इस वजह से हम प्रैक्टिस सेट को नहीं करा पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अब कंटिन्यू होंगे। और जो आपके अभी नहीं हो रहे हैं, हम आगे 2-3 दीपावली के बाद, अभी दीपावली के बाद हम इसको कवर कर देंगे। तो जिस प्रकार से हम आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग उस प्रकार से सीटेट की तैयारी कीजिएगा, और आप लोग मुझ पे अपनी इस शिवम स्टडी परिवार पे विश्वास रखिएगा। आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि सीटेट वाला एग्ज़ाम का, जब हमने हर बार हम पेपर देखते हैं तो बस वही पेपर घुमा फिरा के रखता है। और हाँ, हम आपको ये बात बता रहे थे कि हिंदी का प्रैक्टिस सेट, साइकोलॉजी का और ईवीएस का प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं। और ईवीएस का हमारा जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, अब 2-3 दिन में हम ईवीएस ख़त्म कर देंगे, और उसी के स्थान पर हम संस्कृत का प्रैक्टिस सेट चालू कर देंगे। और आप लोग मैथ की जो पेडागोजी है, आप लोग उसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही। अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो वीडियो को इस क्लास को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत करते हैं तो आप लोगों का भी थोड़ा बहुत फ़र्ज बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों, लव यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।